हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल गणित एवं फलित ज्योतिष में स्वागत है। हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रारंभ से ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के क्रम में हम लोगों की लघु पाराशरी की यह कक्षा चल रही है। आइए आज आगे बढ़ते हैं। हम लोग लघु पाराशरी का श्लोक नंबर 10 और वीडियो 11वां, यह लघु पाराशरी का 11वां वीडियो है और श्लोक की संख्या जो है 10 है। यदि पीछे का आप अध्ययन नहीं किए हैं तो अध्ययन करें, क्योंकि यदि आप पीछे का अध्ययन नहीं किए रहे होंगे तो आगे का विषय आपको समझ में नहीं आएगा। आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आइए। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वेऽपि च तयोर् मारकस्थान संस्थितिः। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वेऽपि च तयोर् मारकस्थान संस्थितिः। आइए इसके अन्वय को देखते हैं। तो गुरु शुक्रयोः केंद्राधिपत्य दोषः तो बलवान भवति, तयोः मारकत्वेऽपि तयोः मारक स्थान संस्थितिश्च बलवद्दोषावः भवति। इसकी थोड़ी सी हिंदी देख के फिर इसकी व्याख्या देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं, गुरु और शुक्र का केंद्रीय शत्व दोष बहुत बलवान होता है। इन दोनों ग्रहों के सप्तमेश होने पर मार्केश होने में भी द्वितीय या सप्तम स्थान में स्थिति अत्यधिक दोष कारिणी होती है। तो जन्म कुंडली के 12 भावों के स्वामियों की शुभाशुभ फलप्रदता का निरूपण करने के नंतर उसी विषय में कुछ और वैशिष्ट बता रहे हैं यह जो ग्रंथकार हैं। पीछे हम लोगों ने सप्तम श्लोक में पढ़ा था, न दिशन्ति शुभम नृणाम सौम्याः केंद्राधिपा यदि क्रूराश्चेद शुभम हेते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम। तो वहां पे सौम्य ग्रहाः शुभम न दिशन्ति यदि ते केंद्राधिपाः भवन्ति। क्या पढ़े थे पीछे हम लोग कि जो सौम्य ग्रह है यदि वह केंद्र के स्वामी होंगे तो वो शुभ फल को नहीं देते हैं। गुरु शुक्र बुध और बलि चंद्रमा का जो केंद्रीय शत्व दोष हमने पीछे पढ़ा था, वह दोष गुरु और शुक्र में सर्वाधिक होता है। सौम्य ग्रह शुभ ग्रह 4 ग्रह हैं। कौन कौन से? गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध, जिसमें सर्वाधिक जो केंद्र का दोष लगता है गुरु और शुक्र को लगता है। यहाँ पे आया है गुरु शुक्रयोः, गुरु और शुक्र का केंद्राधिपत्य दोष हेतु। केंद्राधिपत्य अर्थात केंद्र किसे कहते हैं, पीछे हमने देखा था भाव परिचय, एक वीडियो आपको प्राप्त हुआ होगा, उसमें हमने 12 भावों की अलग अलग संज्ञाएं क्या होती है इन विषय को जाना था। तो केंद्र मुख्य रूप से 1, 4, 7, 10 इन 4 भावों को केंद्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो केंद्र 1 है उसकी गणना नहीं करनी है, क्योंकि उसको केंद्र के साथ त्रिकोण भी कहते हैं। इसमें हम लोग पीछे वाले वीडियो में विधिवत विचार कर चुके हैं। केंद्राधिप होने का दोष सभी सौम्य ग्रहों में होता है, लेकिन सभी सौम्य ग्रह अर्थात चतुर्थ, सप्तम और दसम इन 3 केंद्र स्थानों के अधिपति होने पर अशुभ फलकारी होते हैं। किंतु गुरु और शुक्र यदि इन 3 केंद्रों के स्वामी हैं तो वह अत्यधिक अशुभ फलदायी होंगे। यहाँ पर एक बात आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए, यदि इन 3 केंद्रों में से, अर्थात 3 केंद्र कौन, तो चतुर्थ, सप्तम और दशम इन 3 स्थान को हम केंद्र कहते हैं। तो इन 3 केंद्रों में से किसी एक के स्वामी होने के साथ साथ ये सौम्य ग्रह लग्न के भी स्वामी हो तो वे कदापि अशुभ फलदायी नहीं होंगे, बल्कि लग्नेश होने के कारण अत्यंत शुभ फलदाता होंगे। क्योंकि इस विषय को हम पीछे भी अध्ययन किए हैं। भाग्य व्ययाधिपत्येनो रंध्रेशो न शुभ प्रदः स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। तो वहां पे ये विषय और विस्तार से आपको समझाया गया। तो क्या समझ में आया कि यदि कोई ग्रह केंद्र के साथ साथ लग्न का भी स्वामी हो तो वह शुभ संधाता हो जाता है, क्योंकि लग्नेश होने पर अष्टमेश भी शुभ संधाता हो जाता है। तब लग्नेश होने पर केंद्रेश का शुभ फलदायक होना तो स्वतः सिद्ध है। इस बात की पुष्टि ग्रंथकार जो है आगे करेंगे 20वें श्लोक में। केंद्र त्रिकोणाधिपयोरेकत्वे योग कारिता विषय आगे हम पढ़ेंगे वहां पे। तो फलतः क्या अर्थ हमारे सामने आता है कि मिथुन और कन्या लगने वाले जातकों के लिए बुध
और धनु और मीन लगने वाले जातकों के लिए गुरु केंद्राधिप होने पर शुभ फलकारक ही होंगे। ये श्लोक की प्रथम पंक्ति थी। इसी श्लोक की जो उत्तरार्ध पंक्ति है गुरु और शुक्र की मार्केशता के विषय में बता रहे हैं। तयोहो अर्थात गुरु शुक्र योहो, गुरु और शुक्र के मारकत्वेपि यदि उक्त केंद्र स्थानों में से गुरु और शुक्र सप्तम स्थान के भी स्वामी हो तब सामान्य रूप से मार्केशता उनमें होगी, क्योंकि 23वें और 24वें श्लोक में आप पढ़ेंगे अष्टमम या आयुष स्थानम अष्टमादष्टमम चयत। तो यहाँ पे कह रहे मारक स्थान संस्थिति ही, मारक स्थान अर्थात सप्तम स्थाने अथवा द्वितीय स्थाने, क्योंकि द्वितीय और सप्तम को मारक भाव कहते हैं, पीछे हम जान चुके हैं। तो संस्थिति है आश्रितता वाश अर्थात सप्तम या द्वितीय स्थान में बैठे हो तो इन केंद्रेश गुरु और शुक्र की मार्केशता अत्यधिक बढ़ जाती है। तो क्या अर्थ निकला? अपि च तयोः मारकत्वे सति तयोः मारक स्थान संस्थिति बलवत् दोषावह भवति। तो इसका निष्कर्ष यह निकला कि यदि केंद्रेश गुरु और शुक्र सप्तमेश होकर मारक भी हुए तो अशुभ फलदायी रहने के अतिरिक्त ये मृत्यु रूपी फल भी देते हैं। इन दोनों ग्रहों की मृत्यु रूपी फल देने की क्षमता तब अधिक बढ़ जाती है या प्रबल हो जाती है जब ये सप्तमेश होने के साथ साथ मारक स्थान अर्थात द्वितीय या सप्तम स्थान में बैठे हो। माने सप्तमेश और सप्तमस्थ, दो शब्द यहाँ आपको ध्यान देने हैं। क्या कह रहे हैं? सप्तमेश सप्तमस्थ या द्वितीयेश द्वितीयस्थ, अर्थात यदि गुरु और शुक्र सप्तमेश होकर के सप्तमस्थ हुए, सप्तमस्थ का अर्थ हुआ कि सप्तम स्थान में बैठे हुए, तो ये प्रबल मारकेश होंगे गुरु और शुक्र। एक तो मारकेश तो होंगे ही, लेकिन यदि मारक स्थान द्वितीय और सप्तम में है तो प्रबल मारक हो जाएंगे। विषय आपको समझ में आ रहा होगा। इस श्लोक में 3 विषय हैं। पहला विषय क्या है कि जो केंद्र का दोष लगता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, उसमें सर्वाधिक केंद्र का दोष 2 ग्रहों को लगता है, गुरु और शुक्र को। दूसरा, यदि वह केंद्र के साथ साथ लग्न का भी स्वामी हो वही ग्रह, तो उसको केंद्रेश का दोष न लग करके वो अतीव शुभ फल को देने वाला होगा, दूसरा पॉइंट। और तीसरा, यदि वह केंद्रेश होने के साथ साथ मारक स्थान में बैठा हो तो प्रबल मारक होता है। माने सप्तमेश या द्वितीयेश हो करके या सप्तमेश हो करके द्वितीयस्थ या सप्तमस्थ हो तो प्रबल मारक होगा। विषय आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे निवेदन है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से ज्योतिष सीखते रहें। शीघ्र ही हम लोग के फलादेश की 1.5 महीने की कक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। यदि आप उन कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अस्तु, धन्यवाद।